हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकर। मैं उजाला सिंह लेके आई हूँ आपके सामने सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीटेट एंड केवीएस के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के शब्द भंडारण में वृद्धि करने के उपाय हैं। हमें ये बताना है, अगर छात्रों के शब्द भंडारण करना मीन्स कि हमें उसके वोकैब्स को अच्छा करना है। हम ये चाहते हैं कि छात्र अच्छे अच्छे शब्द सीखें, तो उसमें वृद्धि करने का, उसको बढ़ाने का क्या उपाय है। एक टीचर छात्र के शब्द भंडारण में वृद्धि करने के लिए क्या कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन ए है शब्द का उपयोग, छात्रों के स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग। तो ये बिल्कुल सही है। छात्र क्या करेंगे, अगर अलग अलग शब्द का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, उनके जो शब्द भंडार है उसमें वृद्धि होगी। दूसरा है छात्रों के स्वाध्याय। स्वाध्याय मीन्स स्वयं से वो अध्ययन करें, मीन्स कि स्वयं से खुद से चीजें पढ़े, तो क्या होगा, उनकी शब्द भंडारण में वृद्धि होगी। मीन्स कि उनका जो शब्द है वो अलग अलग नए नए शब्द सीखेंगे। अगर वो बुक्स पढ़ते हैं तो हम बुक्स में क्या करते हैं, अलग अलग नए नए शब्द सीखते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे शब्द भंडारण में वृद्धि होती है। थर्ड है शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग। इसके अलावा शिक्षक भी अलग अलग शब्दों का प्रयोग करता है, जिससे बच्चे क्या करते हैं, नए नए शब्द सीखते हैं। तो ये भी सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि किसी भी छात्र को, एक टीचर को अगर चाहता है एक टीचर कि छात्र नए नए शब्द सीखे, तो उन्हें क्या करना चाहिए, ये सारी ही चीजें बच्चों से करवाने चाहिए। तो उससे क्या होगा, छात्रों के शब्द भंडारण में वृद्धि होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है। गृह कार्य मतलब जो होमवर्क हम बच्चों को देते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हमें ये बताना है। हम होमवर्क बच्चों को क्यों देते हैं। छात्र को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सुलेख की योग्यता का विकास करना, या संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो छात्र को घर पर व्यस्त रखना, हम गृह कार्य इसलिए नहीं देते हैं कि बच्चा है वो घर पर बिजी रह सके। ना ही संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना, ये ऑप्शन सही है, हम बच्चों को रुचि उत्पन्न करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों को, अगर एक चैप्टर हम स्कूल में पढ़ाएं और वही उस बच्चे को कहेंगे कि तुम फिर से ये पढ़ के आना, तो बच्चे को उसमें रुचि नहीं होती है। बच्चा सोचता है मैं एक बार स्कूल में पढ़ ही चुका हूँ, फिर मैं दोबारा क्यों पढूं। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। सुलेख की योग्यता का विकास करना मीन्स कि सुलेख मीन्स सुंदर लेख होता है। लेख मीन्स कुछ भी लिखना, तो ठीक है, बच्चों को हम लिखने के लिए देंगे तो इससे उनकी सुलेख में वृद्धि होगी। लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो हम छात्रों को गृह कार्य इसलिए देते हैं क्योंकि पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। हम बच्चों को चाहते हैं कि जो भी पाठ हम पढ़ाए हैं उसे घर पे जाके बच्चा दोहराए और उसके लिए उसे अवसर मिले। जैसे कि हम अगर क्लास में बच्चों को पाठ पढ़ा दिए और उनको होमवर्क में नहीं देंगे, तो बच्चा वो घर जाके दोहराता नहीं है, वो ऐसे ही कॉपी बुक बंद करके रख देता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो हम उनको स्ट्रिक्टली कहेंगे कि आपका होमवर्क ये है, आपको ये दोबारा पढ़ के आना है। तो हम उसे क्या कह रहे हैं, उस पाठ को दोहराने का अवसर दे रहे हैं बच्चे को। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम गृह कार्य क्यों देते हैं, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए हम उनको अवसर प्रदान करते हैं, जिससे कि वो जो भी पाठ पढ़ाया गया उसको दोबारा से पढ़े। राइट ऑप्शन हमारा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा। एक शिक्षण विधि होती है जिसमें हम बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण देते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं, उस उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या किया जाता है। अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं। तो इसमें हम अध्यापकों की कमियों का उपचार नहीं करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण हम बच्चों को देते हैं, यानी कि छात्रों की कमियों पे उसमें हम काम करते हैं। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, ये ऑप्शन गलत है। उपचारात्मक शिक्षण मतलब ये नहीं होता है कि हम बच्चे जो चोट लगी है बच्चों को उसको फर्स्ट एड देना या फिर उनका उपचार करना। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। कुछ कह नहीं सकते, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण देते हैं। उपचारात्मक शिक्षण में हम क्या करते हैं, किसी भी छात्र में हर एक छात्र परफेक्ट नहीं होता है, किसी में कोई कमी है तो उस कमियों के बारे में हम जानते हैं, उसका निदान करते हैं, इसके डायग्नोस करते हैं आखिर कमी कहाँ है। तो इसे हम निदानात्मक शिक्षण कहते हैं।
फिर हम उस कमी का उपचार करते हैं। उपचार मीन्स आखिर वो कमी ठीक कैसे होगी, कमी को दूर करने के लिए जो शिक्षण हम देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की कमजोरियों का निदान कर, मीन्स पहले हम छात्रों की कमजोरियों का निदान करते हैं, पहले छात्रों की कमजोरियों को जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस कमजोरियों को जानकर उस कमजोरी का उपचार करते हैं, मीन्स कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं और उसे दूर करते हैं। उनमें जो भी प्रॉब्लम होता है उसको हम दूर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। हमें ये बताना है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं, जो हम एमसीक्यू, जैसे कि ये किस टाइप का प्रश्न है, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसमें आपको सही ऑप्शन टिक करना है, या फिर उसमें मिलान करना होता है, या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, कुछ ब्लैंक्स दिए होते हैं उसको भरना होता है। ये क्या होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। रटाई से मुक्ति, इसमें हमें रटना नहीं पड़ता है बड़े बड़े आंसर्स, या फिर पाठ्यक्रम व्याप्ति, या फिर विद्यार्थियों का हित या निष्पक्ष मूल्यांकन। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है इसमें मूल्यांकन क्या होता है, निष्पक्ष होता है। मीन्स कि अगर इन चारों में से कोई एक आंसर सही है तो आपको उस पे 1 मार्क्स मिल जाएगा, इसमें मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं है, निष्पक्ष होगा, सबको ही 1 मार्क्स मिलेगा। लेकिन इसके जगह पे अगर आपको लिखने के लिए आंसर दिया जाए, तो जैसे कि किसी भी चीज़ की बारे में हम आपको लिखने के लिए कहते हैं, मान लीजिए हम संज्ञा का परिभाषा लिखने के लिए कहते हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग परिभाषाएं लिखेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबका परिभाषा गलत हो, सही हो सकता है, बस उनके वर्ड्स अलग हो सकते हैं, उनके शब्द अलग हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, मूल्यांकन सही से नहीं हो पाता है। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में मूल्यांकन क्या होता है, निष्पक्ष होता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की उपयोगिता सबसे प्रमुख कारण क्या है कि इसमें मूल्यांकन निष्पक्ष रूप से होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। अभिव्यक्ति मीन्स हम अपना जो भी बात कहना चाहते हैं वो अच्छे से दूसरे के सामने कह पाए, तो इसे हम अभिव्यक्ति कहते हैं। तो कभी भी हमारे विचार जो हैं, जो भी हम सोचते हैं, उसकी अभिव्यक्ति अच्छे से किन प्रश्नों में हो सकती है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ मैंने अभी बताया जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। तो उसमें तो हमारे विचारों की अभिव्यक्ति हो ही नहीं रही है, जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दिया है, हमें बस टिक लगाना है। तो इसमें हम अपने विचार दूसरे के सामने नहीं रख पा रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय मीन्स क्या होता है, 1 लाइन का या 1 लाइन का या 2 लाइन का हम आंसर लिखते हैं, तो उसमें भी हम अपने विचार को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। 1 लाइन में अगर आपसे पूछा जाए कि जो यूट्यूब है उसकी क्या एडवांटेज है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, और बोला जाए आपको 1 या 2 लाइन में इसका आंसर देना है, तो आपके जो अंदर विचार है उसको आप अच्छे से नहीं रख पाएंगे। तो हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय भी क्या होता है, शॉर्ट टाइप आंसर्स होते हैं, इसमें भी छोटे में ही हमें आंसर लिखना होता है। निबंधात्मक, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निबंध में क्या होता है, हम बड़े बड़े आंसर्स लिखते हैं, निबंध लिखते हैं उस चीज के ऊपर। अगर मैंने आपको यूट्यूब के ऊपर कुछ लिखने के लिए दिया तो आप निबंध के रूप में लिखेंगे, तो आपके जो अंदर के विचार हैं वो अच्छे से दूसरे के सामने प्रकट हो पाएंगे। लेकिन छोटे आंसर्स में आप उसको अच्छे से नहीं अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा निबंधात्मक प्रश्न, मीन्स की निबंध के रूप में हम अपने जो भी विचारों की अभिव्यक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। जो भी हम चीजें सीखे हैं वो एक परिस्थिति में हम सीखे हैं और उसका दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मैथ्स का, हमें मैथ्स आता है,
तो हम उसका यूज़ कहाँ करते हैं? कभी भी हम शॉप पे जाते हैं, दुकान पे कुछ खरीदने जाते हैं, तो हम कैलकुलेशन करने में उसका यूज़ करते हैं। या फिर हम एग्जांपल ले लेते हैं साइकिल का। हमें साइकिल चलाना आता है और उसका उपयोग करके हम क्या करते हैं? स्कूटी सीखते हैं या फिर बाइक सीखते हैं। तो क्या हो रहा है ये? हमें ये बताना है कि इसे क्या कहा जाता है। सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या सीखने में रुचि। तो इसे हम कहते हैं सीखने में स्थानांतरण। मीन्स कि क्या हो रहा है? हमारे सीखने का स्थानांतरण हो रहा है। हम एक चीज से दूसरे चीज की ओर जा रहे हैं, एक चीज से दूसरा चीज सीख रहे हैं। तो इसमें होता है एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। मीन्स कि कोई भी चीज सीखते हैं हम तो उसका पॉजिटिव स्थानांतरण होता है। मीन्स हम साइकिल चलाना सीखे हैं तो उससे हम स्कूटी चलाना इजीली सीख लेते हैं। तो ये क्या है? सकारात्मक स्थानांतरण। और नकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है? जिसका हम कुछ चीज सीखे हैं तो उसका दूसरे चीज में कोई भी यूज ना होना नकारात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। हमें ये बताना है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। जो भी चीज किसी भी अनुभव के द्वारा, मीन्स कि कोई भी चीज हम देखते हैं उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसे कि हम दूसरे को देख के कुछ सीखते हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन। तो उसे हम क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को हम सीखना कहते हैं। ये एक परिभाषा है जिसे किसने दिया है? गेट्स ने दिया है। यूपी टेट में ये परिभाषा पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसने दिया है। लेकिन सी टेट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है। सी टेट में पूछा जाता है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। हमें ये बताना रहता है सिर्फ कि इसको हम क्या कहते हैं। तो जो भी अनुभव के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? हमें ये बताना है जो हमारी बुद्धि है इसका अधिकतम विकास विकास की किस अवस्था में होता है। जैसे कि अलग अलग अवस्थाएं होती है विकास की। यहाँ लिखा भी है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो जो बुद्धि का अधिकतम विकास मीन्स कि हमारा जो ब्रेन सबसे ज्यादा डेवलप करता है, बुद्धि का अधिकतम विकास कब होता है? किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था किस एज में कहते हैं? 12 to 18 ईयर्स को हम किशोरावस्था कहते हैं। इस एज में विकास का जो बुद्धि का सबसे ज्यादा तीव्र विकास होता है। ऐसे ही बाल्यावस्था में क्या? तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन होता है। जो इमोशंस हैं हमारे, इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। सहसावस्था में क्या होता है? सहसावस्था में तीव्र वृद्धि होती है। जो हमारा ग्रोथ है, ग्रोथ क्या होता है? सहसा अवस्था में सबसे ज्यादा जल तेजी से होता है। तो ये इसमें पूछा गया बुद्धि का अधिकतम विकास, बुद्धि का ज्यादा से ज्यादा विकास कब होता है? तो वो होता है किशोरावस्था में, जिसे 12 से 18 वर्ष तक के हम मानते हैं आयु को किशोरावस्था। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया है। ये एक सीखने का नियम है, प्रभाव का नियम। इसे किसने दिया है? पॉलो ने, स्किनर ने, वॉटसन ने या थॉर्नडाइक ने? तो थॉर्नडाइक ने प्राथमिक नियम दिए हैं कुछ सीखने के। सीखने के क्या दिए हैं? प्राइमरी लॉ दिए हैं, प्राथमिक नियम दिए हैं। कितने प्राथमिक नियम दिए हैं? थॉर्नडाइक ने क्या दिए हैं? प्राथमिक नियम दिए हैं सीखने के। कितने दिए हैं? 3 दिए हैं। कौन कौन से? पहला इन्होंने दिया है तत्परता का नियम। दूसरा है प्रभाव का नियम। एंड तीसरा है अभ्यास का नियम।
तो यही पूछा है कि ये जो प्रभाव का नियम है ये किसने दिया है, ये थॉर्नडाइक ने दिया है। इसके अलावा भी थॉर्नडाइक ने दो और नियम दिए हैं। कौन सा? तत्परता का नियम। इनका कहना ये है कि हम इन्हीं नियमों की वजह से, इन्हीं नियमों से सीखते हैं। कोई भी चीज हम सीखते हैं तो पहले हमें किसी भी चीज को सीखने के लिए क्या रहना पड़ेगा? तत्पर रहना पड़ेगा। जब तक हम उस चीज को सीखने के लिए तत्पर नहीं रहेंगे तब तक हम उस चीज को अच्छे से जल्दी से सीख नहीं पाएंगे। अगर हम किसी चीज को सीखने के लिए अंदर से चाहते हैं उस चीज को सीखना, इच्छुक हैं हम किसी भी चीज को सीखने में, तो हम उस चीज को जल्दी से सीख लेंगे। दूसरा उन्होंने दिया प्रभाव का नियम। उस चीज का हमारे लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ता है, इससे हम जल्दी सीखेंगे। सपोज हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है? हमें स्कूल जाना हो तो हम इजिली, हमारा टाइम कम लगेगा और हम साइकिल से चले जाएंगे। इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा उस हिसाब से हम सीखते हैं। तीसरा है अभ्यास का नियम। कोई भी चीज जब तक हम अभ्यास करेंगे तो अच्छे से सीखेंगे। साइकिल चलाना ही है, जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे हम अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो इन्होंने तीन नियम दिए हैं, प्राथमिक नियम दिए हैं, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग दी है। तत्परता का नियम, रेडीनेस जिसे हम कहते हैं, प्रभाव का नियम, अफेक्ट, एंड अभ्यास का नियम, एक्सरसाइज। तो ये पूछा था प्रभाव का नियम किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने दिया है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्यवहारवादी डैश ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। एक व्यवहारवादी हैं जिन्होंने ये कहा, बिहेवियरिस्ट है, उन्होंने ये कहा कि आप मुझे कोई भी नवजात शिशु, मीन्स की जो अभी तुरंत जन्म लिया है, वो मुझे दे दो, मैं उसे आप जो कहोगे, चोर कहोगे तो चोर बना दूंगा, वकील कहोगे वकील बना दूंगा, डॉक्टर कहोगे डॉक्टर बना दूंगा। उन्होंने ऐसा कहा। ये कौन से व्यवहारवादी हैं हमें ये बताना है। फ्रीमैन, न्यूमैन, वॉटसन या हॉलजिंगर। तो ये जो वॉटसन है उन्होंने ऐसा कहा था कि आप मुझे कोई भी नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहे वो बना सकता हूँ। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उनका मानना है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो उनके पर्यावरण के अनुसार होता है। उनको जिस वातावरण में हम रखेंगे बच्चा वैसा ही डेवलप करेगा। जैसे कि हम बच्चे को, कोई भी नवजात शिशु है उसको हम किसी जहाँ बहुत सारे चोर रहते हैं वहां ले जाके रख दें तो बच्चा क्या बन जाएगा? चोर बन जाएगा। वैसे ही जहाँ बहुत सारे वकील रहते हैं उनके घर में हम उस नवजात शिशु को लेके जाएं तो वो बच्चा क्या बनेगा? वकील बनेगा। ऐसा किसका कहना है? वॉटसन का कहना है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। इसमें एक गलत ऑप्शन दिया हुआ है, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, इसका गलत जवाब कौन सा है हमें ये बताना है। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, ये ऑप्शन भी सही है। बच्चे हर प्रकार से, अनेकों प्रकार से सीखते हैं। जरूरी नहीं है बच्चा स्कूल में आ रहा है तो जो टीचर पढ़ा रहा है बस वही सीख रहा है। बच्चा अपने पीयर्स से भी, यानी कि जो उसके क्लासमेट्स हैं उससे भी बहुत सारी चीजें सीखता है। बच्चा टीचर को जो नहीं पढ़ा रहा होता है टीचर, बच्चा टीचर के बिहेवियर को भी कैच करता है, उसको सीखता है। तो बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। तीसरा है बच्चे सीखते हैं क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ये ऑप्शन भी हमारा सही है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है और हमसे यही पूछा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। बच्चे सिर्फ कक्षा में नहीं सीखते हैं, बच्चे अपने समाज से, अगर वो कहीं खेलने जा रहे हैं, अगर प्लेग्राउंड में जा रहे हैं तो वहां भी बच्चे सीखते हैं। बच्चे अपने परिवार से, हर एक जगह बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये ऑप्शन गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? सृजनात्मक मीन्स क्रिएटिविटी। हमें बताना है कौन सा इसमें से क्रिएटिविटी से संबंधित है। अभिसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन, अहंगवादी चिंतन या अपसारी चिंतन। तो जो अपसारी चिंतन है इसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं।
तो अपसारी चिंतन किससे संबंधित है? क्रिएटिविटी से संबंधित है। क्यों? क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग मीन्स होता है कि किसी भी प्रॉब्लम का हम अलग अलग सॉल्यूशंस ढूंढे। तो हमारा अगर माइंड क्रिएटिव होगा, क्रिएटिविटी के साथ अगर हम क्रिएटिव है कोई बच्चा, तो वो क्या करेगा? अपसारी चिंतन करेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा। कुछ भी हमें बनाना है, जैसे कि हम वेस्ट प्रोडक्ट से कुछ बनाते हैं, तो अगर बच्चे के सामने वेस्ट प्रोडक्ट रखा गया हो, कागज, पॉलिथीन्स, तो वो अलग अलग चीजें सोचेगा कि हम इससे क्या क्या बना सकते हैं। तो इसलिए क्या है, जो क्रिएटिविटी है वो किससे संबंधित है? डाइवर्जेंट थिंकिंग से, यानी कि जो सृजनात्मकता है वो किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? हमें ये बताना है, हमें अगर किसी बच्चे का आकलन करना है, मूल्यांकन करना है, इवैल्यूएशन करना है किसी बच्चे का, तो कौन सा सबसे सही तरीका है? आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम अगर सत्र की समाप्ति पे आकलन करेंगे तो बच्चा जो कुछ नहीं सीख पाया है उसे सीखने में और भी ज्यादा टाइम लगेगा। अगर हम आकलन बीच बीच में करते हैं, सपोज हम एक चैप्टर पढ़ा दिए, हम उसका बच्चे से टेस्ट ले लें, तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चा क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है। अगर बच्चा कुछ नहीं सीखा है तो हम उसे दोबारा से वो चीज़ सिखा सकते हैं। लेकिन सत्र की समाप्ति पे, यानी कि सेशंस कंप्लीट होने के बाद, जैसे कि मार्च से और अप्रैल से हमारा क्लास स्टार्ट होता है और मार्च में चलता है, मार्च तक। तो हम अगर मार्च में लास्ट में बस एक पेपर ले लें और बच्चे का आकलन करें, तो हमें पता चले कि बच्चा साल भर कुछ सीखा ही नहीं है, तो फिर वो बच्चा क्या हो जाएगा? साल भर पीछे हो जाएगा, एक साल उसका वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें आकलन सत्र की समाप्ति पे नहीं करना चाहिए, ये मूल्यांकन का सही तरीका नहीं है। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कराना चाहिए, ये ऑप्शन भी गलत है। जैसे कि पहले क्या होता था, 8th क्लास में भी बोर्ड होता था। बोर्ड का मतलब क्या होता है? जो भी हम पेपर देते हैं उसका चेक, उसको चेक कौन करे? बाहर की एजेंसियां करें। हमारा पेपर किसी और स्कूल में जाता था चेक होने के लिए, तो उससे बच्चे का आकलन हम बाह्य एजेंसी अच्छे से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम अब क्या है, आकलन हमें हर चीज का करना है। हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि बच्चा पेपर में कैसा परफॉर्म कर रहा है, बच्चा क्लास में कैसा परफॉर्म कर रहा है, बच्चे क्लास में अच्छे से बिहेव कर रहा है कि नहीं, इन सब चीज का आकलन हमें करना है। तो ये एक टीचर अच्छे से जानता है। जैसे कि प्रैक्टिकल के लिए बाहर से लोग आते थे, तो वो कुछ क्वेश्चंस पूछते थे, तो उसे हम प्रैक्टिकल कहते थे। तो उससे क्या है, बाहर से जो लोग आएंगे उनके सामने बच्चा एक तो पहले डर जाएगा, तो वो आंसर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो आकलन है वो बाह्य एजेंसियों से ना करवा के टीचर से करवाना चाहिए। क्योंकि टीचर उस बच्चे को बहुत अच्छे से जानता है, टीचर रोज रोज उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और कोई भी बाहर का आएगा तो वो उसे अच्छे से नहीं समझ पाएगा बच्चे को। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, ये आकलन का सही तरीका नहीं है। नेक्स्ट है, आकलन एक शैक्षिक सत्र में 2 बार कराना चाहिए, शुरू में और अंत में, ये ऑप्शन भी गलत है। ऐसा नहीं है, हमें आकलन सिर्फ 2 ही बार करवाना चाहिए। आकलन शिक्षण अधिनियम के में अंतर्निहित प्रक्रिया है, अधिगम होगा ये, अधिगम। जो आकलन शिक्षण है मीन्स कि आकलन जो हमें करना चाहिए वो हमें अधिगम में अंतर्निहित ही करना चाहिए। मीन्स कि जब हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के दौरान ही हमें आकलन करते रहना चाहिए। मीन्स कि हम एक टॉपिक पढ़ा दिए, सारे ही बच्चों से कह दिए कि क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं, तो उनका आकलन हो गया। जरूरी नहीं है कि हम पेन कॉपी पे टेस्ट लेंगे तभी आकलन कंप्लीट होगा। तो हम कैसे कर सकते हैं? अधिगम के अंतर्गत ही, मीन्स कि अधिगम के दौरान ही हम बच्चों का क्या कर सकते हैं? आकलन कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है आकलन करने का। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, हमें ये बताना है कोई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अगर है तो उसमें क्या शामिल है, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? बच्चे का एक कोने में बैठना, ये ऑप्शन गलत है। बाल केंद्रित होता है मीन्स कि हमें जो फोकस, जो हमारा सेंटर में होना चाहिए वो बच्चा ही होना चाहिए, चाइल्ड ही होना चाहिए। मीन्स कि हमें चाइल्ड के लिए ही सब कुछ करना चाहिए और वो एक्टिव रहे क्लास में, ये हमें ध्यान रखना है।
प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, ये भी गलत है। अगर प्रतिबंधित मीन्स कि हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे पूरी क्लास को, तो वो बाल केंद्रित नहीं होगा बल्कि वो टीचर सेंटर्ड हो जाएगा। टीचर अपने अनुसार चीजें कर रहा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें बच्चे के अनुसार पढ़ाना है। बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियां, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। बच्चा खेल द्वारा बहुत अच्छे से सीखता है, तो इसलिए हमें ऐसी गतिविधियां करानी चाहिए जिसमें खेल शामिल हो। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हमें क्या करना चाहिए, बच्चा जैसी मतलब जैसे सीखना चाहे हमें उसे वैसे सिखाना चाहिए। मीन्स कि बच्चा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। हमें ये बताना है समाजीकरण का एक प्रमुख कारक इन चारों में से कौन सा है। कंप्यूटर, आनुवांशिकता, राजनीतिक दल या परिवार। कंप्यूटर से हमारी सामाजिकता नहीं होती है। मीन्स कि हम सोशलाइजेशन मीन्स क्या होता है, हम लोगों से इंटरेक्ट कर सके, हम अपने सोसाइटी से इंटरेक्ट कर सके। कंप्यूटर से हमारे जो समाजीकरण है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं होगी। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अनुवांशिकता, ये भी गलत है। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल एक कारक है समाजीकरण का, लेकिन हम राजनीतिक दल से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकते हैं। हम जो नेता लोग होते हैं उन लोगों से बात नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। जो सबसे मेन फैक्टर है समाजीकरण का, सोशलाइजेशन का, वो कौन है, हमारा परिवार। सबसे पहले सोशलाइजेशन जो बच्चे का होता है, समाजीकरण जो बच्चे का होता है, वो उसके परिवार से होता है। तो समाजीकरण का सबसे मेन कारक क्या है, सबसे प्रमुख कारक समाज है, परिवार है। उसके बाद बच्चा क्या करता है, अपने स्कूल में जाता है, अपने सहपाठियों से मिलता है, अपने क्लासमेट्स से मिलता है, टीचर से मिलता है। तो उसके बाद और भी कारक हैं, लेकिन सबसे प्रमुख और मेन कारक कौन सा है, हमारा परिवार है। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षा रणनीति है क्योंकि। हम बच्चों को क्या देते हैं, समूह कार्य। मीन्स की ग्रुप वर्क कुछ देते हैं, ग्रुप में 2-4 बच्चों का ग्रुप बनाते हैं और उनको कुछ टास्क देते हैं, कुछ काम देते हैं करने के लिए। ऐसा हम क्यों करते हैं। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति देना। हमें बच्चों को उनसे लड़ना झगड़ना नहीं सिखाना है कि तुम उनसे बलवान हो, तुम उनसे कमजोर हो, हमें ये नहीं करना है। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। हम वहाँ गए ही हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को, हमें अपना काम कम नहीं करवाना है, बल्कि हमें ये कोशिश करना है कि हम कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा सके। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में बच्चों एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी काम हम अगर ग्रुप में करवाएंगे तो उसमें क्या होता है, किसी बच्चे को कुछ आ रहा होता है, किसी बच्चे को कुछ आ रहा होता है, तो वो मिलकर एक तो उनमें सहायता की भावना उत्पन्न होती है, सहायता की भावना डेवलप होती है उनके में। और फिर क्या सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और बच्चे एक दूसरे से उसमें कुछ ना कुछ सीखेंगे अगर ग्रुप में काम करेंगे तो। और परस्पर सहायता भी करते हैं, वो एक दूसरे की सहायता करेंगे। मीन्स कि अगर ग्रुप में काम दिया गया तो एक दूसरे की सहायता से ही तो वो पूरा होगा। तो इसमें बच्चे एक दूसरे की सहायता करना भी सीखते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जैसे हम कहते हैं, ये किस पर बल देता है, करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, ये सभी। तो रटने पर एनसीएफ 2005 कभी भी रटने पर बल नहीं देता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। इसके अलावा ये सभी भी गलत हो गया, क्योंकि अगर रटने पर बल नहीं देता है तो ये सभी भी गलत हो गया। समस्या हल करने पर ये ऑप्शन थोड़ा सा सही है, लेकिन जो एनसीएफ 2005 है ये सबसे ज्यादा जोर करके सीखने पर देता है। एनसीएफ 2005 में क्या लिखा गया है कि बच्चा, कोई भी बच्चा है
तो वो करके सीखेगा, मीन्स कि खुद से कोई भी काम करेगा तो वो अच्छे से सीखेगा। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? हमें ये बताना है, कभी भी चिंतन में इसके हम थिंकिंग करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क या समस्या? तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? समस्या। क्यों? अगर कोई समस्या होगी तभी हम उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में चिंतन करेंगे। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? कोई समस्या का होना जरूरी है, कोई समस्या होगी तभी हम उस पर चिंतन करेंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। हमें ये बताना है जो बुद्धि लब्धि है उसका संप्रत्यय किसने सबसे पहले दिया, किसने सबसे पहले डेवलप किया, विकसित किया? बिने ने, रीड ने, टर्मन ने या कैटेला ने? तो जो बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय है ये किसने दिया है हमें? टर्मन ने। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। कभी भी हमें तनाव होता है तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? एक तो प्रत्यक्ष ढंग ढूंढते हैं, मीन्स कि उसको उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन एक अप्रत्यक्ष ढंग भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं? समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यंत्रिका या व्यक्तिगत विधि, इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम कहते हैं रक्षात्मक युक्तियां, भी हम उन्हें कहते हैं रक्षात्मक युक्तियां। इससे क्या होता है? हमारे तनाव कम हो जाते हैं। रक्षात्मक युक्तियां कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं। जैसे कि अगर हम कोई चीज पाना चाहते हैं, वो हमें नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं? बहाना बनाते हैं कि हम खुद को दिलासा देते हैं कि ठीक है नहीं मिला, क्यों? क्योंकि वो अच्छा नहीं था हमारे लिए, वो खट्टा था। जैसे कि हमें जॉब चाहिए और अगर हमें जॉब नहीं मिलता है तो हम क्या बहाना बनाएंगे? हमें टाइम नहीं मिला, सिलेबस चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसे हम क्या करते हैं? अपने तनाव को कम करने के लिए ये सारी रक्षात्मक युक्तियां अपनाते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है। आप अपने स्कोर जरूर शेयर करिएगा कि 20 में से आपके कितने स्कोर आए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।